क्या पढ़ना आज? एक्वायर्ड। और एडॉप्टिव। इम्यूनिटी। ठीक, क्या है आपका? एक्वायर्ड, एडप्टिव, इम्यूनिटी। ठीक, दूसरी बड़ी बात ये क्या है? स्पेसिफिक। क्या है? स्पेसिफिक। ठीक, अब जब आप इनेट पढ़े थे तो इनेट क्या था कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को ये कब से मिलता है? जन्म से ही मिलता है, और कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताए थे। ठीक, अब उसी कड़ी में जब हम इसकी बात करते हैं, इसकी एक्वायर्ड, एडप्टिव इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कुछ डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जब दोनों के बीच में कुछ डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब क्या है? ठीक, इसका मतलब कि जैसे जैसे आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये इम्यूनिटी आपकी बॉडी में डेवलप होती जाती है। ठीक, नहीं समझे? समझ गए? अच्छा, ठीक। इट मीन्स कि जैसी जैसी आपके बॉडी की जरूरत बढ़ती है, ठीक है, डिफेंस के हिसाब से, वैसे वैसे इस इम्यूनिटी का रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है? मीन्स की डेवलपमेंट बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो जब ये धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है, इस वजह से ये एक तरीके से एडॉप्ट किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। ठीक, तो क्या ये इम्यूनिटी आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है कि जब जरूरत पड़ी तब हम ये इसका एक्शन शुरू होता है? जरूरत पड़ने पे तब। ठीक, चलिए, तो क्या जैसे कि ये दूसरा पार्ट है ना किसका? आपके इम्यूनिटी का दूसरा पार्ट। पहला तो वो था इनेट, ये दूसरा हो गया। जब ये दूसरा पार्ट है, इसका मतलब क्या है कि जब ये जरूरत पड़ी तभी हमारी बॉडी के लिए इसको क्या किया जा रहा है? एक्शन मिलाया जा रहा है। तो ये भी दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। ठीक, ठीक है, एक होता है ह्यूमोरल, ठीक, और दूसरा होता है सेल मेडिएट इम्यूनिटी। ठीक, और ये क्या है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक, ये अब ये दोनों में भी नाम से क्लियर है कि कौन कहां प्रेजेंट हो सकता है। ठीक, सेल मेडिएट इम्यूनिटी, इट मीन्स कि ये क्लियर होगा अलग, और ये क्या होगा? ये भी आपका अलग होगा। तो सेल मेडिएट मीन्स की ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये किसके साथ डिपेंड करता है? पहली चीज कि ह्यूमोरल है, या ये कह सकते हैं लिक्विड इम्यूनिटी। ठीक, ये लिक्विड, तो लिक्विड आप ये इमेजिन करिए कि आखिर हमारी बॉडी में से कौन सा पार्ट है जहां पे लिक्विड फॉर्म में वो चीज प्रेजेंट हो सकता है? ब्लड। किसमें होगा? ब्लड। किसमें होगा? ये ब्लड में होगा। ठीक, जब ये ब्लड में होगा, इसका मतलब ये किसमें होता है? सर्कुलेट होता रहता है। क्या होता है? सर्कुलेट होता रहता है। ठीक, और सर्कुलेट कौन कराएगा? इसको ये कराएगा। ठीक, अब कराने का मतलब ये कहां होगा? प्लाज्मा में। कहां होगा? प्लाज्मा में होगा। क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? ठीक, अब ये जो प्लाज्मा में होगा, तो इसके कौन कौन से ऐसे पार्ट है जो प्लाज्मा में सर्कुलेट करते होंगे? ठीक, तो इसके कौन कौन से पार्ट है जो प्लाज्मा में सर्कुलेट कर सकते हैं? तो ये डिपेंड करता है, जानते क्या? एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडी। ठीक, इसका मतलब कि एंटीबॉडी कहां प्रोड्यूस होती है? हमारे बॉडी में बनती है। कौन बनाता है? कौन बनाता है? क्या? ये बनाता है बी सेल्स।
कौन बनाता है? बी सेल्स बनाता है। आपके ह्यूमरल इम्यूनिटी का सबसे बड़ा, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि इस ह्यूमरल इम्यूनिटी का बैकबोन कौन है? बी सेल। ठीक, और यही बी सेल प्रोड्यूस करता है क्या? एंटीबॉडी। ठीक, और ये पूरी एंटीबॉडी, सॉरी, ये पूरा ह्यूमरल इम्यूनिटी डिपेंड करता है एंटीबॉडी। ठीक, अब इसका वर्किंग कैपेसिटी कैसे होती है? ठीक है, इसकी वर्किंग कैपेसिटी कैसी होती है ये समझने वाली बात होगी। ठीक, अब कोई भी इन्वेडर आपकी बॉडी में क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है। ठीक, जब बॉडी में इंटर करता है तो मतलब कि वो, देखिए एक चीज हमेशा जानिए, इम्यूनिटी जैसे कि ना कि आपके बॉडी का एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी इन्वेडर से बचाने का काम करता है आपको। ठीक, तो ऐसा तो है नहीं कि इन्वेडर आया तुरंत इंटर करके चला गया, नहीं, तो उसको सबसे पहले फेस करना पड़ेगा फ्रंट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, वो है स्किन। ठीक, जब वो उसको फेस करेगा, मान लो चलो इंटर भी कर गया किसी न किसी माध्यम से, इंटर कर गया, तो इंटर करने के बाद वो पहले तो बॉडी के इन्वायरमेंट को चेक करता है, क्या उसके लिए सुटेबल है या नहीं है। ठीक, यदि सुटेबल नहीं है तो सिंपल सी बात है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उससे क्या करेगा? उससे आपको बचा लेगा बॉडी को। ठीक, लेकिन यदि बॉडी की इम्यूनिटी या ये चेक कर रहा है कि हाँ कैसे ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक, तो उस मैकेनिज्म को ये इन्वर्टर क्या करता है? चेक करता है, बॉडी के पूरे इन्वायरमेंटल कंडीशन को चेक करता है और उस बॉडी के सबसे वीकेस्ट पॉइंट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। क्या करेगा? जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होगा, पार्ट होगा, उसको सेलेक्ट करेगा और उसी जगह पे अपना क्या कर लेगा? एक तरीके से घर बना लेगा और वहीं पर रुक जाएगा। ठीक, तब तक आसपास के सेल को पता चल गया क्या कि कोई आ गया है और क्या कर रहा है? मेरे इस एरिया पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। ठीक, तो सेल को जब ये पता चल गया, अब ऐसा है नहीं कि जो ब्लड है कि हमेशा आता जाता नहीं रहता, वो तो हमेशा आता जाता रहता है। वो हर एक सेल के पास हमेशा ब्लड क्या होता है? पहुंचता रहता है, जाता जाता रहता है, और जिसको लेन देन करना वो लेन देन करता रहता है। ठीक, और उसी ब्लड में कौन है? एंटीबॉडी। क्या? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जैसा कि नाम से क्लियर है कि एक ऐसा प्रोटीनियस पार्ट जो किसी भी ऐसे पार्टिकल्स का विरोध करेगा जो उसके लिए या उसके सेल के लिए नुकसानदायक होगा। ठीक, देन तो अब इसको पता चला कि कोई आ गया, इस जगह पे रहता है, अब ये अपनी सेना के साथ जाएगा। ठीक, अब सेना के साथ जाने का मतलब कि ये पता किया जाएगा कि जो दुश्मन आया है वो कितना ताकतवर है। ठीक है, एंटीजन, इन्वेडर, आक्रमण करने वाला, आक्रमणकारी। ठीक है, समझे ना? तो उस इन्वेडर का सबसे बड़ी बात, जैसे उसने बॉडी का इन्वायरमेंट चेक किया या कंडीशन चेक किया, वैसे ही ये एंटीबॉडी भी पहले देखेगा कि वो जो इन्वेडर आया हुआ है उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या उसके साथ हमारी जो सैनिक है वो लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। ठीक, तो जाते हैं 10, 12, 15 जो भी जाएंगे उसकी तरफ जाएंगे, उसकी सारी चीजों को चेक करने के बाद उसके ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। ठीक, तो अटैक करने का मतलब कि ये जो एंटीबॉडी है उस पर अटैक कैसे करेगी? तो अटैक करने का इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? जिससे अमीबा नहीं चलता है, अमीबा जैसे चलता है वैसे ही ये एंटीबॉडी उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स को या इन्वेडर को क्या करती है? ढूंढने लगती है। ये उसको पता चल गया इस पर्टिकुलर एरिया पे है तो उसी साइड में क्या करेगी? मूव करना शुरू कर देगी। और जैसे अमीबा चलता है अपने भोजन को कलेक्ट करने के लिए, ऐसे ये उस इन्वेडर से क्या करेगी? मारने के लिए चलेगी। ठीक, यदि इन्वेडर उस एंटीबॉडी की अपेक्षा क्या है? मैक्सिमाइज मतलब क्या? पावरफुल है। ठीक है, तो फिर वही एंटीबॉडीज फिर सूचना देंगे अदर सैनिक को कि अब क्या करना है? इसके ऊपर इकट्ठे आक्रमण करना है। और जब इस तरह के इकट्ठे आक्रमण नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा? हम लोगों को हरा के इस पूरे पर्टिकुलर एरिया पे कब्जा कर लेगा। और जब कब्जा कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा? जो पर्सन की बॉडी है वो सफरिंग फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, जिससे भी हो उससे वो ग्रसित हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये काम तो करता है। ठीक है, लेकिन अब ये एंटीबॉडी अब जो आपके ये इस ब्लड के साथ क्या कर रही है? सर्कुलेट हो रही है या जा रही है कहीं पे भी, ये एक्चुअली में आपके बॉडी का क्या है? सैनिक है, सोल्जर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका एक नंबर में पूछता है कि आपके बॉडी का सैनिक कौन है, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है।
जब इस तरह का क्वेश्चन किसी भी ऐसे एग्जाम में आता है, उसके लिए आप आसानी से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडी का ही ऑप्शन उसमें सेलेक्ट करेंगे कि एंटीबॉडी ही क्या है, सैनिक की तरह काम करती है। ठीक, सैनिक से याद आया, आप लोग हाई स्कूल पास आउट है ना सभी लोग, क्योंकि डाउट तो है नहीं कोई, क्योंकि बीएससी पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं, देखिए तो ऐसे एक्चुअली में क्या है, एसएससी जीडी का एक वैकेंसी आई है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैकेंसी है, 26,000 से ज़्यादा की वैकेंसी है। ठीक है, तो यदि आप उस तरह की तैयारी कर लेंगे तो एसएससी के माध्यम से ही है। ठीक, यदि उसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका आसानी से उसमें हो सकता है, क्योंकि फीमेल का जो पूछता है वो 157 हाइट पूछता है सेंटीमीटर में। ठीक है, यदि आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, इसमें आप आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहे तो। ठीक है, ये सेना में जाना चाहते हैं तो ठीक है, कि सैनिक से याद आ गया हमको, तो हम कहें इसको बताना जरूरी है। जब आप सेना का चॉइस रखते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं जिसकी थोड़ी हाइट है, कितनी 1, हाँ वो अलग अलग वेरी करता है, लेकिन हम जो नोटिफिकेशन देखे थे उसमें था 157 सेंटीमीटर का आपका होना चाहिए हाइट। हाँ मिनिमम। तो नहीं होगा। अब जिसका है वो कर सकता है, जिसका नहीं है वो नहीं कर सकता। बाकी अदरवाइज से एसआई का आता है तो उसमें 152 मांगता है। ठीक, तो हाँ एसआई के लिए जो आता है 152 मांगता है, लेकिन एसआई का है नहीं, ये आपका किसका सेना के लिए है, उसमें अलग अलग क्या है कैटेगरीज है, उसमें यही मांगता है कि 157 आपका सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, हाँ क्यों डीओ भी नहीं मैच कर रहा? हाँ ये तो कंप्लीट का, ये तो आपका जरूरी है ना कि आपका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए कि नहीं, बात ये भी है। तो 18 साल की क्राइटेरिया भी है जिसमें कंप्लीट होना चाहिए 18 से 23 साल के बीच में। ठीक, हाँ लेकिन आप 18 प्लस होने चाहिए तब आप भर पाएंगे मार्कशीट। हाँ तब तुम इसको भी भर सकती हो। ठीक, चलिए ये आपके काम की बात थी। हाँ एक लोग नहीं हो पाएगा, नोटिफिकेशन से पहले आपका वो एज क्राइटेरिया कंफर्म होना चाहिए। नहीं उससे नहीं हो पाएगा, मार्कशीट तब क्या, तब वो दिक्कत नहीं। नोटिफिकेशन से पहले आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। ये अभी तो आया है ना, ये तो अभी आया है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं इसका। ठीक, तो ये एंटीबॉडी क्या कैसी है, आपके बॉडी की क्या है, सोल्जर है, सैनिक है। ठीक, अब ये सोल्जर सैनिक इसी तरह काम करते हैं और सभी तरीके के माइक्रोब्स को ये क्या करता है, मारने का काम करता है। ठीक, तो एंटीबॉडी ये इस तरीके से काम कर ली। अब यही एंटीबॉडी क्या करती है, प्रोडक्शन होता है इसका, और बनाता कौन है, बी सेल। कौन बनाता है, बी सेल बनाता है इस एंटीबॉडी को। हाँ हाँ तो अब बताओ। एक्चुअली में देखिए सिंपल सी बात ये है कि जो HIV का वायरस है क्या, नॉन लिविंग वायरस, क्या है, नॉन लिविंग। जब वो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जाता है तो वो लिविंग थिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, पहली चीज। दूसरी बात, जो HIV का वायरस होता है, ये HIV का वायरस सिर्फ और सिर्फ जानते हो किसको अटैक करता है, उसके ऊपर ना किसी एंटीबॉडी का काम करेगा, उसके ऊपर ना ही किसी नेचुरल किलर सेल का काम करेगा, उसके ऊपर ना ही किसी फैगोसाइट्स का काम करेगा। इट मीन्स कि ये इन सभी सेल से बहुत ही एडवांस कंडीशन का ये पर्टिकुलर HIV का वायरस होता है। ठीक, क्योंकि वायरस है तो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, RNA। ठीक,
और आप सभी को पता है कि आरएनए की जो कैपेसिटी होती है रिप्लिकेशन करने की, वो डीएनए की अपेक्षा बहुत हाई होती है। क्या होती है? बहुत हाई होती है। ठीक, तो इसी की वजह से वायरस ज्यादा प्रभावशाली अपने आप को शो करते हैं किसी अदर माइक्रोब्स की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इनकी रिप्लिकेशन पावर क्या है? हाई है। ठीक, कि ये रिप्लिकेट करके अपने ही समान हजारों वायरस बना लेंगे कुछ ही घंटों के अंदर, और अदर माइक्रोब्स नहीं बना पाएंगे। तो ये तो डिफरेंशिएशन है कि नहीं है? ठीक, अब ये जो HIV का वायरस, ये अटैक किसको करता है? ये अटैक करता है, जानते हैं, मैंने आपको बार बार कहा है कि आपका जो बैकबोन क्या है, आपके इम्यून सिस्टम का बैकबोन क्या है? आप किसका बैकबोन? इसी को कहते हैं, जब आते नहीं हो तो पता नहीं चलेगा। बी सेल नहीं है आपके इम्यूनिटी का, आपके इम्यूनिटी का सबसे बड़ा जो बैकबोन जिसको हम कहते हैं वो है लिम्फोसाइट। और इस HIV का जो मोटो होता है वो अटैक करता है किसको? लिम्फोसाइट सेल को। किसको अटैक करता है? लिम्फोसाइट सेल को। अब लिम्फोसाइट सेल में क्या है? T सेल होती है, और वो उसी T सेल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक, क्यों T सेल को नुकसान पहुंचाता बताते हैं। ये बनाता है सेल मेडिएट इम्यूनिटी। क्या बनाता है? T। अब इसी वजह से हम ये बता रहे थे। ठीक है, ये है लिम्फोसाइट। ठीक, क्या है? लिम्फोसाइट। और इस लिम्फोसाइट की बैकबोन क्या है? T सेल्स। ठीक, और वो HIV इसी T सेल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, क्योंकि T सेल किसको जनरेट करता है? सेल मेडिएट इम्यूनिटी को। यदि आप सोचिए, इस सेल मेडिएट इम्यूनिटी को जब जनरेट किया जा रहा है, इसका काम कब होता है? यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब ये सब काम करना बंद कर देते हैं तब इसका काम शुरू होता है। जब ये सब जितने भी थे अब तक सबका काम करना बंद हो गया, उस इन्वर्टर से अब ये लोग नहीं लड़ पाए, तब इसका काम होता है सेल मेडिएट इम्यूनिटी का। इसका मतलब कि एक स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल बनती है बॉडी के अंदर। कौन बनाता है? ये बनाता है। ठीक, और ये T सेल जो सेल बनाता है, किसी भी माइक्रोब्स को किल करने के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब कैसे होती है? ठीक, ये पर्टिकुलर जिस, अब सेल मेडिएट है, मेरी बात ध्यान सुनना, सेल मेडिएट है क्योंकि माइक्रोब किसके ऊपर अटैक करता है? सेल के ऊपर। ठीक, अब जहां सेल है उस सेल के ऊपर अटैक किया हुआ माइक्रोब्स है, तो उसको मारना है। ये सब नहीं मार पाएंगे क्योंकि सेल के ऊपर उसका है पूरा, इन सब का काम नहीं हो पाएगा। ये सब सेल के बाहर की बात करते हैं। ठीक, लेकिन ये क्या करेगा? सेल को मारने का। तो अब इससे उस पर्टिकुलर जो इन्फेक्टेड सेल है उसको मारना है, जिसके ऊपर किसका अटैक है? किसका अटैक है? उस पैथोजन का। ठीक, तो ये पर्टिकुलर जो सेल मेडिएट इम्यूनिटी होती है, स्पेशलाइज्ड सेल बनता है। ठीक, और इस स्पेशलाइज्ड सेल का मतलब जो इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है, इन्फेक्टेड सेल, इस इन्फेक्टेड सेल के ऊपर इसका एक्शन। ठीक, मतलब कि सेल ही सेल को मारने का काम करता है। ठीक, जब सेल ही सेल को मारेगा तब ये पूरी तरीके से खत्म होगा, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं और फैल के जा सकता है। क्योंकि सिर्फ ये सिंगल सेल है ना जिसके ऊपर इफेक्ट हुआ, इसलिए उसके आसपास बहुत सी सेल है, बहुत सी सेल है। ठीक, तो क्या है कि जब भी कोई भी वायरस किसी सेल को अटैक करता है तो पहले पूरे सेल के मैकेनिज्म को समझ लेता है वो। ठीक, और जब सेल के मैकेनिज्म को समझ लेता है तो सीधे अटैक करता है न्यूक्लियस पे। क्या करता है? न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस पे क्या है? डीएनए। अब आरएनए डीएनए के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? क्योंकि जब किसी, अब सोचिए कोई आपके ब्रेन के ऊपर कैप्चर, आपके ब्रेन के ऊपर ब्रेन को कैप्चर कर ले, तो आप किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? सेम वायरस वही काम करता है सेल में की जाता है, जिस सेल के ऊपर अटैक करता है सबसे पहले अटैक उसके न्यूक्लियस पे करता है, और उस न्यूक्लियस पे अटैक करने पर उस पर कब्जा कर लेता है। अब जैसा न्यूक्लियस कहेगा वैसा सेल करेगा, वैसे सेल ऑर्गेनेल्स करेंगे। ठीक है, जब ये उसके ऊपर अटैक कर लिया तो अब उसका, जैसे मान लीजिए इंटर किया, अब अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज कर दिया। ठीक, अब जेनेटिक मटेरियल रिलीज किया किसको? आरएनए को। आरएनए गया, अब क्योंकि हम कहें ना ये डीएनए की अपेक्षा बहुत तेज मल्टीप्लाई करता है और ये अब अपना कॉपी बनाना शुरू कर देगा।
यदि आरएनए की कॉपी बननी शुरू हो रही है तो इसका मतलब वायरस की कॉपी बननी शुरू हो रही है। किसकी बनी हुई? वायरस की। ठीक, तो अब उस सेल के अंदर वो किसका कॉपी बना रहा है? आरएनए का। आरएनए की मल्टीप्लाई करते बहुत ज्यादा बना लिया। अब क्या है, जब इसके ऊपर उसका सेल का कब्जा हो गया, अब सोचेगा कि हमको आसपास के सेल के ऊपर भी क्या करना है? अटैक करना है। ठीक, तो अब कैसे अटैक करेगा? उसमें बाहर तो आ नहीं सकता है, तो बाहर आने का एक रीजन उसके पास कि इस पर्टिकुलर सेल को ये क्या कर जानते हो? ब्रास्ट कर देता है, तोड़ देता है। और जैसे ही तोड़ता है वैसे ही आसपास की सेल पे वो आरएनए क्या किया? अटैक कर गया। ठीक, सोचो आसपास के सेल पे वो अटैक कर दिया। अब तक एक सेल पे था, अब मल्टी सेल पे पहुंच गया वो। ठीक है, और इस तरीके से वो पूरे ऑर्गन्स पे ही क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। जब ऑर्गन कब्जे में आ जाता है, सिंपल सी बात है, उस पर्टिकुलर पर्सन का जो ऑर्गन उस पर्टिकुलर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, अब उसमें उसकी कमी आ जाएगी। अब वो उस तरह के फंक्शन नहीं करेगा और सफरिंग फ्रॉम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। ये इस कंडीशन की बात करता है। ठीक है, तो आप सोचो कि HIV किसको अटैक किया है? T सेल को अटैक कर लिया है, जो जनरेट करता है किसको? सेल मेडिएट इम्यूनिटी को। जब इसी को कब्जा भी कर लिया है तो कैसे बनाएगा इसको? कैसे बनाएगा इसको? ठीक, और फिर ये धीरे धीरे T सेल्स के जितने भी ग्रुप्स होते हैं सब पे कब्जा कर लेता है। ठीक, जब सब पे कब्जा कर लेता है, अब इसको कब्जा करने में इस HIV को, ठीक है, कम से कम पहले तो लगता था 10 साल के आसपास। ठीक है, अब हो गया है 10 से 15 साल के आसपास इसको लग जाता है इस पूरे सेल को खत्म, मतलब कब्जे में अपने लाने में। ठीक, और जब इस तरह कर लेता है, उस पर्टिकुलर जो सफरिंग फ्रॉम HIV से जो सफरिंग करता है वो नॉर्मल डिजीज से उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? जब उसकी इम्यूनिटी ही नहीं है तो उसको कुछ भी हो जाएगा, तो उससे लड़ने वाला कौन है उसकी बॉडी में? कोई नहीं है। जब कोई नहीं है, सिंपल सी बात है, उसको कोई भी नॉर्मल बीमारी हो गई उसी से डाई कर जाएगा। यही मेन काम होता है। ठीक है, तो जब वो वायरस इसको अटैक करेगा जो आपका बैकबोन है इम्यूनिटी का, तो सिंपल सी बात है, जब बैकबोन गया, आपकी बॉडी का बैकबोन गया, आप बिस्तर पे ही रह जाएंगे, उठ पाएंगे नहीं ना। यदि आपकी बॉडी का बैकबोन ही चला जाए या टूट जाए, किसी तरीके से कुछ भी हो जाए, तो आप क्या कर जाएंगे? आप मूव ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे पूरे शरीर का भार किस पे है? उसी पे। यही काम ये इसको करता है। जब हम उस पर अटैक कर देंगे, सिंपल सी बात है, मनुष्य कहाँ गया? धीरे धीरे चला जाता है। ठीक, पहले 10 साल का जो रेशियो था, अब 10 से 15 साल क्यों हो गया? क्योंकि अब जो ऐसे HIV व्यक्ति है, पर्सन है, वो उनका जो रूटीन था वो थोड़ा चेंज हुआ। ठीक है, और चेंज होने की वजह से थोड़ी सी इम्यूनिटी जो जल्दी कोलैप्स कर रही थी, वो सम टाइम, मतलब कुछ और टाइम टेकिंग हो गई। और टाइम टेकिंग, कोलैप्स का मतलब होता है नहीं, कोलैप्स का मतलब ढह जाना, ढह जाना, ढह जाना। ठीक, समझे? तो ये टाइम जहाँ पहले 10 साल का था वो 5 साल और बढ़ गया। किसकी वजह से? सिर्फ खान पान और रूटीन की वजह से ये 5 साल का लाइफ उसका और बढ़ गया। ठीक है, अब क्योंकि वायरस उतना ज़्यादा इफेक्टेबल तो होता ही है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता जो पहले था। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी देन है? खान पान की वजह से। ठीक, क्लियर? बाकी क्या पढ़ेंगे